बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स वन लिख के रिप्लाई कर दें। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी आप सेटिंग अच्छे से करो ना, आवाज़ की हल्की करो। चेक नहीं किया था आप लोगों ने? तो फिर ये मसला क्यों आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, बेसिक्स का आज सेकंड लेक्चर है और हम इसमें जो है वो ये थ्योरी का हिस्सा होता है। बेसिकली जो हमारे फर्स्ट वीक होता है उसमें हम थ्योरी ही मोस्टली पढ़ते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी चेंजेस की हैं ताकि हम लोग जो है वो ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस के ऊपर भी दें। ठीक है कि आप यहाँ बैठ कर जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें थोड़ी सी चेंजेस मैं आपको बताऊंगा क्या है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि क्रिप्टो बेसिकली क्या है, जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वाई क्रिप्टो करेंसीज हैव वैल्यू। आप में से बहुत से लोगों के जहन में कभी ना कभी तो ये ख्याल आया होगा कि बिटकॉइन की प्राइस आखिर बनी क्यों है, क्यों लोग उसको डॉलर्स के अंदर खरीदते हैं और बेचते हैं जबकि उसकी फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आया होगा किसी के ख्याल जहन में ख्याल आया है? किसके आया है? बस एक बंदे के आया है, बाकी बस जहां हम आम जा रहे हैं उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। चलें, स्टॉक मार्केट का इल्म है किसी को? ठीक है, मोबाइल फोन अपने सारे बंदे जो है साइलेंट पे लगा लें। जिस तरह स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो कंपनी की वर्थ उसके स्टॉक्स और नंबर ऑफ शेयर्स की बुनियाद पर देखी जाती है, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी उस कॉइन की या उस प्रोजेक्ट की जो सप्लाई होती है और उसकी जितनी डिमांड है उसको लेकर जो डिटरमाइन की जाती है कि वो कितनी वर्थ रखती है। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा उसकी प्राइस होगी, जितनी ज्यादा उसकी सप्लाई होगी डिमांड कम होगी उसकी प्राइस भी कम होगी। अब जिस तरह हम बिटकॉइन को देखते हैं उसकी जो सप्लाई है वो 21 मिलियन है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, लिमिटेड जिसकी सप्लाई है। और ऑलमोस्ट 19 पॉइंट समथिंग मिलियन जो है वो इस वक्त सर्कुलेटिंग है। सर्कुलेटिंग मीन्स कि आप लोगों के पास है, आप लोग खरीद रहे हो बेच रहे हो एक दूसरे को, दे रहे हो और ले रहे हो। लेकिन 2 पॉइंट समथिंग मिलियन जो है ना वो अभी भी अनमाइंड है, जिसको अभी माइन करना है, अभी वो सर्कुलेटिंग में नहीं है। लॉ का समझ लें, ठीक है। लेकिन उसके साथ इथीरियम है। इथीरियम की जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, यानी कि वो जितनी ज्यादा इंक्रीज करना चाहें वो कर सकते हैं। वो कभी भी बाउंड नहीं हो सकते, आने वाले वक्त में हो सकता है बाउंड हो जाए, लेकिन अभी तक उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड सप्लाई है और बहुत ज्यादा सप्लाई है। इसलिए उसकी प्राइस को हम ये नहीं कह सकते कि वो कभी भी उसकी सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, नहीं। क्योंकि उसकी सप्लाई जब भी वो चाहें बढ़ा सकते हैं, जब भी सप्लाई बढ़ेगी ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसकी प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। इसकी सादा सी मिसाल आप लोगों को देता हूँ कि जब टमाटर जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा आ जाएं तो क्या होता है, रेट गिर जाता है। और जब टमाटर की कमी आ जाती है तो रेट जो है वो बढ़ जाते हैं। अमूमी तौर पर आपने देखा होगा कि बड़ी ईद जब आती है तो तब लहसुन प्याज अदरक इनके रेट्स बढ़ जाते हैं। आम अगर चल रहा हो 100 रुपये केजी का प्याज, तो बड़ी ईद के करीब जो है वो 150 रुपये किलो या 200 रुपये किलो हो जाता है। फील किया आपने कभी? क्यों होता है? क्योंकि आम दिनों में उसकी खपत जो है वो नॉर्मल हो रही होती है, लेकिन बड़ी ईद के ऊपर क्या होता है, लोगों ने टिक्कियां बनानी होती हैं, कबाब बनाने होते हैं, बारबेक्यू सिस्टम चलते हैं, डिमांड एकदम से ज्यादा हो जाती है हर एक की तरफ से। लेकिन पीछे से जो बन के चीज आ रही है, जो पीछे से जितनी क्वांटिटी आ रही है वो उतनी है, लेकिन लोगों का इस्तेमाल बढ़ गया है, यानी कि डिमांड बढ़ गई है। जब डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली चीजों की प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। तो इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी यही चीज जो है वो मैंने रखती है कि कौन सी ऐसी चीज है। मैंने पहले भी बोला था कि जिसका क्वेश्चन होगा वो अपना नोट डाउन कर लेगा।
और लेक्चर के एंड पे जो है वो क्वेश्चन करेगा। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी ऐसा ही होता है कि अगर रूटीन से हटकर एकदम से बहुत ज्यादा प्राइसेस डिमांड आ जाएगी तो प्राइसेस एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। जैसे अभी हाल ही के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, बिटकॉइन की प्राइसेस जो है वो पिछले ही महीने के अंदर जो है वो $26,000 के ऊपर थी और आज जो है वो तकरीबन $35,000 के करीब पहुंच गई है। तो ये तकरीबन 9,000 $10,000 का डिफरेंस इतनी जल्दी कैसे आया? क्योंकि एकदम से डिमांड बढ़ गई है, लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। जबकि लोग पहले इतनी ज्यादा खरीदारी नहीं थी करते, जितनी खरीदारी होती थी उतनी ही तकरीबन सेल भी कर देते थे लोग। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि बेचना कम कर दिया लोगों ने, खरीदना ज्यादा शुरू कर दिया। इस वजह से लोगों प्राइस जो है बिटकॉइन के ऊपर चले गई है। अच्छा, सप्लाई और डिमांड, दुनिया का कोई भी कारोबार है वो इसी के ऊपर चलता है, सप्लाई और डिमांड के ऊपर, कि उसकी कितनी लोगों को ज़रूरत है और उसकी क्वांटिटी अवेलेबल कितनी है मार्केट के अंदर। आप अगर कारोबार करते हो लैपटॉप का, ठीक है, उसके लिए भी देखना पड़ेगा कि अगर लैपटॉप की डिमांड ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका जो भी स्टॉक होगा वो जल्दी से फिनिश हो जाएगा। मोबाइल की अगर किसी की एसेसरी की डिमांड ज़्यादा है, जैसे अब iPhone 15 लॉन्च हुआ है, तो डेफिनेटली लोगों ने नया आईफोन खरीदना है तो उसके लिए एसेसरी भी उनको चाहिए होगी। तो वो क्या करेंगे कि आप लोग उनके बैक कवर बनाएं, उनकी मस्त चीज़ें लगानी पड़ती हैं, इसके बगैर जो मोबाइल सिक्योर नहीं होता, उनको लगानी पड़ती हैं। तो क्या होगा, आपको पता होगा कि मैं उस चीज़ का स्टॉक रखूंगा जिसकी डिमांड ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली मुझे प्रॉफिट होगा। डिमांड की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ना कि सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर, हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर भी हर चीज़ को लेकर जो है वो सप्लाई डिमांड ही प्राइस का तयन करती है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो प्राइस है वो बहुत से और तरीके भी होते हैं जिससे डिटरमाइन होती है, लाइक के एक तो सप्लाई डिमांड मेजर फैक्टर होता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, लिमिटेड सप्लाई है उसकी या अनलिमिटेड है, और उसकी डिमांड कितनी है। अब डिमांड किस तरह से इंक्रीज होगी? अब एक चीज है ही वर्थलेस, उसकी कोई एक्चुअल में कोई इतनी ज्यादा अहमियत ही नहीं है, तो उसको लोग क्यों खरीदेंगे? अब जैसे मैं ये टिश्यू की एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये टिश्यू है, ये 10 रुपए का है। आम में से हो सकता है बहुत से लोगों को इसकी जरूरत ही ना हो। इसकी जरूरत उसको होगी कि जिसको फ्लू हुआ होगा। ठीक है। अब फ्लू वाला बंदा, उसके पास अपना रुमाल नहीं है ना उसके पास टिश्यू है, और वो एक बंद कमरे में है और उसकी इसकी इंतहाई जरूरत है, ठीक है ना, वो इसको 10 रुपए में खरीद लेगा। अब वही बंदा अगर उस कमरे में दो बंदे हम ऐड करते हैं जिनको फ्लू है और उनको इसकी अशद जरूरत है, तो अब इसकी कितनी प्राइस हो जाएगी? डेफिनेटली 20 हो जाएगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। जो 20 देगा वो इसको खरीद लेगा। अब इस चीज की अहमियत है तो वो खरीदेंगे। अब वहां 10 बंदे हो, किसी को भी फ्लू ना हो, नॉर्मल हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, वो इसको जीरो में भी नहीं लेंगे। वो कहेंगे ठीक है, कोई मसला नहीं, 1 रुपए में भी नहीं लेनी हमने ये चीज, क्योंकि उनको इसकी अहमियत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है इसकी, ना इसकी वैल्यू है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी अहमियत होती है, जिसकी प्रोजेक्ट की, जिस कॉइन की, उसी को लोग खरीदते हैं। जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जिसकी कोई इतनी ज्यादा अहमियत नहीं होती। बेसिकली ये जितने भी क्रिप्टो करेंसीज के टोकन आपको नजर आते हैं, ये टोकन किसी ना किसी एक फर्म के आगे यूज केस बनाए गए हैं उन्होंने। यानी कि अब मैं पी फॉर प्रोवाइडर हूँ, मेरा ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि मुझे PKR नहीं चाहिए, मुझे डॉलर नहीं चाहिए, आप मुझे पी फॉर प्रोवाइडर का टोकन दोगे तो मैं आपको एडमिशन दूंगा। मैं अपना एक टोकन बनाकर लॉन्च कर देता हूँ। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी जो है वो यही चीज होती है कि जैसे इथीरियम फाउंडेशन है, ये एक फर्म है, उन फर्म का एक टोकन है इथीरियम। उन्होंने अपना एक यूज केस बनाने के लिए एक टोकन बनाया और उसकी पूरी पीछे बैकएंड पे एक उनकी फर्म है जो कि चल रही है, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, NFTs की सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत सी चीजें जो है वो उनके अंदर काम कर रही हैं। इथीरियम एक सिर्फ उनका टोकन है जो कि आगे चल रहा है, कि जिसमें अगर आपने इथीरियम के ट्रांजैक्शन करनी है तो उसमें इथीरियम यूज होगा, NFT खरीदनी है तो इथीरियम यूज होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है जिसको हम अमूमी तौर पर स्टाम्प पेपर कहते हैं, डिजिटल स्टाम्प पेपर यानी कि आपने बनाना है तो उसके लिए भी आपको इथीरियम यूज होगा। यानी कि उन्होंने उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए उसके यूज केस बना दिए हैं। जैसे मैंने यूज केस समझाया इस टिश्यू का, उसी तरह इथीरियम फाउंडेशन ने भी इथीरियम टोकन के यूज केस बनाए हैं, कि आप हमारा ये टोकन है, अगर आप हमारी NFT खरीदना चाहते हो या ERC20 नेटवर्क से ट्रांजैक्शंस करना चाहते हो, तो आप जो है वो हमारा इथीरियम टोकन यूज कर सकते हो, अदरवाइज हमारी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे आप यहाँ पे। और आप लोग देखते भी हो कि जितनी भी ट्रांजैक्शन मोस्टली करते हैं बड़े इंस्टीट्यूट्स, वो इथीरियम के ऊपर करते हैं।
एनएफटीज का जब ट्रेंड आया था तो ERC-20 के थ्रू ही एनएफटीज जो है वो खरीदी और बेची जाती थी। और उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो टोकन नए बनते हैं, बहुत से नए टोकन्स बनते हैं, हर रोज नए बनते हैं, मोस्टली वो इथीरियम नेटवर्क के ऊपर बन रहे होते हैं। इथीरियम नेटवर्क उनको अलाउ करता है कि वहां आकर जो है वो अपनी कंडीशन सेट करके वो नया टोकन बना सकते हैं। नया टोकन बनाने के लिए उनको इथीरियम रिक्वायर्ड होगा, इथीरियम टोकन रिक्वायर्ड होगा। उन्होंने क्या किया कि अपने उस टोकन का यूज केस बना दिया। अब ये यूज केस जो है ये उसकी डिमांड के ऊपर अफेक्ट करेंगे। जितने अच्छे यूज केसेस होंगे, जहां जहां वो यूटिलाइज होगा, उतनी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, डिमांड फॉर क्रिप्टो करेंसी डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग द हाउ यूजफुल द कॉइन्स आर एंड इफ बिजनेसेस एक्सेप्ट देम। अब इसी तरह अगर कोई कारोबारी वेबसाइट जैसे अमेजोन है, वो कह देती है कि हम इथीरियम से, आप इथीरियम हमें देकर जो हमारी वेबसाइट से खरीदारी कर सकते हो, तो डेफिनेटली उन्होंने क्या किया, एक नया यूज केस उसका बढ़ा दिया है। लोगों के अंदर डिमांड बढ़ जाएगी कि हाँ हमने इथीरियम रखना है, कि इथीरियम से सेलिंग भी हो जाती है, परचेजिंग भी हो जाती है, और इसके अंदर जो है वो हमें फायदा है। फायदा दो तीन तरीकों से और भी हो जाता है कि वो डॉलर रखेंगे अपने बैंक के अंदर, तो बैंक जो है वो उनसे फी चार्ज करेगा पर ट्रांजैक्शन भी, और साल बाद भी जो है वो उनके ऊपर जो है ना वो टैक्स लगेगा। तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि इथीरियम एक डिसेंट्रलाइज टोकन है। तो उनको ज़्यादा यहाँ पर फायदा होगा कि उनको फीस नहीं लगेगी जो बैंक की तरफ से फीस होती है, और जब मर्जी चाहे जितनी मर्जी अमाउंट की जो है यहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ तक सिंपल कॉन्सेप्ट की समझ लगी है डिमांड के बारे में। अच्छा, डिमांड जो है वो और भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक माइनिंग का भी है, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर चलता है। जैसे कि बिटकॉइन की माइनिंग होती है, ग्राफिक कार्ड्स वगैरह लगाकर जो की जाती है। व्हेन ट्राइंग टू क्रिएट द न्यू ब्लॉक, माइनर्स compete for that encrypted number and the first miner wins the newly minted cryptocurrency. Mining can be expensive, especially with the amount of electricity needed it to complete it. बेसिक कोर्स जिन्होंने किया है ना, इस ब्लॉकचेन वाली वीडियो के अंदर मैंने इसको बहुत डिटेल के अंदर समझाया है, ठीक है। माइनिंग जो है, बिटकॉइन की माइनिंग जब हो रही होती है, तो बहुत से ग्राफिक कार्ड्स उसमें जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, उसमें बिजली की खपत भी ज़्यादा होती है। फिर जब ग्राफिक कार्ड यूज़ हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा हीट निकल रही होती है। तो आपका ये लैपटॉप छोटा सा होता है, इसके ऊपर अगर आप हैवी टास्क करते हो तो इसका फैन ऑन हो जाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी निकल रही होती है उसमें से। तो इसी तरह जब काफ़ी ज़्यादा लगे होते हैं, अब इस पूरे टेबल के ऊपर ग्राफिक कार्ड में लगा दूंगा तो आप लोगों का यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अब उस हीट को मेंटेन करने के लिए आपको एसी लगाने पड़ेंगे। एसी लगाओगे तो डेफिनेटली ग्राफिक कार्ड की भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, उसके बाद एसी जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। तो आ जाकर माइनिंग जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। तो इसलिए जो है वो माइनिंग एक्सपेंसिव है। बहुत बहुत से लोग जो है वो अब इसको स्मॉल स्केल पर नहीं करते, इनके छोटे छोटे यूनिट नहीं लगाते। दूसरे मुल्कों के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े उनके वेयर हाउस बने होते हैं, वहां पर उन्होंने अपने ग्राफिक कार्ड लगाए होते हैं, बहुत सा सिस्टम नेटवर्किंग की होती है, कि जिसकी वजह से वो माइनिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि उनके पास लार्ज स्केल पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो उनकी माइनिंग भी ज़्यादा हो जाती है। जितने ज़्यादा ग्राफिक कार्ड्स होंगे, उतनी जल्दी जो है वो उस इंक्रिप्टेड नंबर को जो है वो इंक्रिप्टेड नंबर के लिए compete करेंगे, और जो सबसे पहले उसको वेरीफाई कर देगा ट्रांजैक्शन को, उसको जो है वो न्यूली मिंटेड क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगी। जो नया क्रिप्टो होगा वो उसको मिल जाएगा। एक तो ये होता है। अब बिटकॉइन हाल्विंग का किसी ने सुना है? बिटकॉइन हाल्विंग का बहुत से लोग कहते हैं कि उसके बाद प्राइस जो है ना ऊपर चली जाती है, बिटकॉइन ऊपर जाता है। इसकी मेन वजह पता क्या है? आपको पता है हाल्विंग क्या होती है? आपको पता है हाल्विंग में क्या होता है? 5 साल बाद उनकी मतलब माइनिंग जो होती है वो कम हो जाती है कॉइन की। और वो बिल्कुल, माइनिंग कम हो जाती है, मींस कि उसकी सप्लाई जो नई आनी होती है वो कम हो जाती है। अब एक मिसाल, 2010 के अंदर आप एक साल 5 साल के अंदर जो है वो 1 लाख बिटकॉइन माइन कर सकते थे। 5 साल बाद वो 50 हो जाएगा, फिर 5 साल बाद वो 25 हो जाएगा, फिर 12.5 हो जाएगा। यानी कि हर 5 साल के बाद उसकी जो नई सप्लाई मार्केट के अंदर आनी है ना, वो कम हो रही है। नई सप्लाई आना बंद हो रही है, इसका मतलब है कि उसकी डिमांड उतनी ही अगर रहती है तो भी प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी।
मैंने स्टार्ट में वेजिटेबल की आपको मिसाल दी है कि प्रोडक्शन उतनी ही हो और अचानक से डिमांड बढ़ जाए तो भी प्राइसेस ऊपर चले जाती हैं, या अचानक से प्रोडक्शन कम हो जाए, डिमांड उतनी ही रहे तो भी प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। तो सेम रूल यहाँ पर होता है जब बिटकॉइन की हाल्विंग आती है। तो पिछले 5 सालों में अगर 100 बिटकॉइन पर ईयर हो रहे थे माइन, तो इस साल जो इस 5 सालों में जो 50 बिटकॉइन पर ईयर जो है वो माइन होंगे। यानी कि उसकी सप्लाई जो नई आनी है मार्केट में वो कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड अगर उतनी है तो भी प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। अब बिटकॉइन हाल्विंग जो 2024 के अर्ली मंथ के अंदर जो है वो होने वाली है, तो उसके अंदर जो है वो आपको इसी वजह से देखने को भी मिल रहा है कि बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। एक ये फैक्टर भी होता है उसकी प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, उसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए, कि नई सप्लाई अगर आ रही है तो कितनी आ रही है, अगर नहीं आ रही तो उसकी डिमांड, और कौन कौन से फैक्टर हैं, और कौन कौन से फैक्टर है वो भी हम यहाँ से जानते हैं। माइनिंग के बाद उसकी यूटिलिटी आ जाती है। यूटिलिटी मीन कि उसके यूज केस कितने हैं, कौन कौन से हैं। जैसे यूटिलिटी इंक्रीज व्हेन बिजनेसेस एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी and if is in an investment opportunity, being able to use it is in decentralized finance protocol or decentralized app can also affect value। यूटिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि उसको कौन कौन से बिजनेसेस एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे टेस्ला ने जो है वो एक्सेप्ट किया था बिटकॉइन को, तो एकदम से बिटकॉइन की प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी। जब उसने ऐलान किया कि हम इसको जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो उसकी प्राइसेस फिर से नीचे गिर गई। ये चीज जो है वो वैल्यू इंक्रीज करती है जब भी कोई बड़ा बिजनेस या कोई भी बिजनेस फर्म जो है वो आपको कहते हैं कि हम जो बिटकॉइन को अलाउ करते हैं कि आप जो है वो हमारे पास जितनी भी चीजें अपने खरीदनी है वो बिटकॉइन दें, खरीद लें, या ये वाली क्रिप्टो करेंसी दें और खरीद लें, तो उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है क्योंकि उसका एक यूज केस नया बन जाता है। उसके बाद जो अगला यूज केस आ जाता है या उसकी डिमांड को बढ़ाने वाला फैक्टर है, वो है पॉपुलैरिटी इन मीडिया। अब आप लोग टीवी चैनल्स देखते हो, न्यूज चैनल्स देखते हो, तो उनके ऊपर जिस चीज की ज्यादा बात हो रही हो उस चीज की तरफ आपका ध्यान जाता है। आप ARY ओपन कर लें, आप जियो न्यूज ओपन कर लें, आप बोल न्यूज ओपन कर लें, या जितने भी चैनल हैं वो सारे ओपन करें, हर एक में आपको कश्मीर घी की एड नजर आए। ठीक है, एड दिखाई जाए। अब एक हफ्ता आपने ऐड देखी है मल्टीपल टाइम, को 10-12 बार आपने देखी है। जब आप एक हफ्ते के बाद किसी भी ग्रोसरी शॉप में जाएंगे ना, आपका जो है ना, एक बार आपने देख लिया ना कश्मीर की सेम पैकेजिंग है, तो आप अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। और आपकी मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम उस चीज को देखा होगा, तो आपके जहन में आ जाएगा कि यार अगर घीगर वाले इस्तेमाल करते हैं ना, तो मैं उनको ये वाला घी रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोग इस पे बातें कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा लोग बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये चीज अच्छी है, जहाँ जो हर जगह पे जो है फैली हुई है और हर जगह पे इसकी चर्चे हैं इस चीज के। तो आप जो है वो डेफिनेटली उस चीज को जो है वो प्रायोरिटी देंगे। इसी तरह क्रिप्टो करेंसीज की भी जो पॉपुलैरिटी है वो मीडिया के अंदर अगर बहुत ज्यादा है, तो भी उसकी डिमांड जो है बढ़ जाती है। जब कोई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो हैं इसके ऊपर बात करना शुरू कर दें कि मैं जो है वो इस क्रिप्टो करेंसी को लाइक करता हूँ, या मैंने ये क्रिप्टो करेंसी होल्ड की हुई है, या मैं इस चीज को यूज कर रहा हूँ, तो भी उसकी जो है वैल्यू बढ़ जाती है। उसके बाद रेगुलेशन है। The lack of regulation can be a positive or negative factor when it comes to valuation. Some investors appreciate the freedom of no regulation, while others fear the lack of regulation and security. अब रेगुलेशन जो है वो दोनों तरफ से जो है वो इम्पैक्ट डाल सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव इस तरह से कि जो ट्रेडर्स काम कर रहे हैं या जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, तो वो अगर इसको कोई इसके ऊपर रूल बन जाता है, तो वो फ्रीली रहकर उस कंट्री के अंदर जो इसके ऊपर काम कर सकते हैं कि हाँ ये लीगल है, इसके ऊपर काम करना कोई मुश्किल नहीं होगी, मुझे कोई भी पाबंदी नहीं है। तो कुछ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर रेगुलेट हो जाती है, इसके ऊपर कानून बन जाता है, तो मेरे लिए अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं इन्वेस्टर कहते हैं कि हमें किसी भी किस्म की कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं चाहिए, हम फ्रीली काम करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई भी जो है वो किसी भी किस्म की कोई भी कानून बंदी नहीं होनी चाहिए हमारे ऊपर। तो ये दोनों तरह से हो सकता है। अगर इसको रेगुलेट कर दें तो वो कंट्री लेवल पर जो है वो एक्सेप्टेंस उसको मिल जाती है, जिसमें गवर्नमेंट खुद भी इन्वॉल्व हो जाती है,
और उसके बाद जो उस कंट्री के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी फिर उस चीज की तरफ राग़ब होते हैं कि वो हाँ उसको खरीद लें, ठीक है ना। तो रेगुलेशन जो है वो दोनों तरीकों से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है। अभी तक जो है वो तसल ही है कि इनके अंदर गेम ही है कि वो इन्वेस्टर कुछ चाहते हैं कि वो रेगुलेट हो जाए ताकि हम कंट्री लेवल पर जो है कंट्रीब्यूट भी करें, अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन कुछ इन्वेस्टर कहते हैं कि हमें रेगुलेशन नहीं चाहिए, अगर रेगुलेशन लगाएंगे तो फिर से वही टैक्स, वही इतनी फीसें कि जो हमें पता ही नहीं होगा, टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लग जाएगा। तो इसलिए जो है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से देखा जाता है। अवेलेबिलिटी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज केस होता है। इफ द क्रिप्टो करेंसी इज मोर रीडली अवेलेबल ऑन न्यूमरियस एक्सचेंजेस इट मे बी मोर वैल्यूएबल। आप लोगों को ये माउस चाहिए, मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान में सिर्फ फैसलाबाद में मिलता है। आप लोग डिफरेंट सिटीज से आए हो तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा उसको लेना खरीदना। अगर मैं बोलूँ कि ये हर शहर में सिर्फ एक शॉप से मिलता है तो भी आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि शहर बहुत बहुत बड़े होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि हर एक कस्बे के अंदर जो है वो एक एक शॉप है कि उसके अंदर जो है वो अवेलेबल है तो आप लोगों के लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। जिस तरह गोल्ड की शॉप्स होती हैं, सोनार जगह जगह पर आप देखेंगे कि आपको मिल जाएगा सोना। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी अगर डिफरेंट एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है, जिस तरह बाइनांस है, कूकॉइन है, ओकेएक्स एक्सचेंज है, कॉइन बेस है, डिफरेंट एक्सचेंजेस में अवेलेबल है तो लोग उसको खरीद लेंगे। अब कुछ लोगों की पसंद होती है कूकॉइन, कुछ लोगों की एक पसंद होती है बाइनांस, कुछ लोगों की पसंद होती है कॉइन बेस। कुछ कंट्रीज जो है वो कहते हैं कि आप कॉइन बेस के ऊपर ट्रेड करें, तो कंट्री की तरफ से भी कुछ रेगुलेशन होती हैं। अगर तो वो क्रिप्टो अवेलेबल है मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर तो इसका मतलब है कि वो मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक जो कैप्चर कर रहे हैं। तो इससे डेफिनेटली जहां उसकी आसानी से अवेलेबिलिटी होगी तो लोग उसको खरीद भी पाएंगे। जब उसको खरीदेंगे तो डेफिनेटली उसकी प्राइसेस फिर ऊपर भी जाएंगी। ये कुछ केसेस हैं कि जिनके ऊपर जो है वो उसकी प्राइस का तयन होता है और उसकी प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होती है। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू क्यों होती है। उसके बाद आ जाते हैं ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज। ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज ऐसी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं कि जो वेल एस्टेब्लिश्ड होती हैं, इंस्टीट्यूशनल स्टेटस उनके पास होता है, स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन होती है, हायर लिक्विडिटी, लोअर वॉलेटिलिटी एंड साइजेबल मार्केट कैप्स। हायर लिक्विडिटी का मतलब है कि जब भी आप खरीदना चाहो वहां पर इतनी अमाउंट हो कि आपके पास आप उसको खरीद पाओ। जैसे आप सुनार की शॉप पे जाते हो तो आपने अगर 1 तोला सोना लेना है तो आप उस सुनार से जो है वो 1 तोला सोना खरीद पाते हो, ठीक है। इसी तरह अगर आप उसी सुनार के पास वापस जाओ, उसको बोलो मैंने 1 तोला सोना बेच कर बाकी दोबारा पैसे लेने हैं, तो वो आपको दोबारा पैसे भी दे देगा। तो इसको कहते हैं कि ये हायर लिक्विडिटी है इसके पास, कि इसके पास दोनों चीजें अवेलेबल हैं। हम जो भी चीज खरीदना चाहें वो भी मिल जाती है, जो चीज बेचना चाहें वो बिक भी जाती है। लोअर वोलेटिलिटी का मतलब है कि उसकी जो प्राइस है वो ऊपर और नीचे कम होती है, उसमें अप्स एंड डाउन कम आते हैं। परसेंटेज वाइज होते हैं, परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो उसकी वोलेटिलिटी जो कम होती है। जो न्यूली क्रिप्टो करेंसी होती है वो आपने देखा होगा कि एक एक दिन में 1000% है। लेकिन जो वेल एस्टेब्लिश क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो थोड़ा थोड़ा मूव करती है, 1%, 2%, 3% एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर इतना मूव करती हैं। इसका मतलब होता है ये लोअर वोलेटिलिटी वाला है। साइजेबल मार्केट कैप के उनका जो मार्केट कैप है वो काफी बड़ा होता है, बिलियंस में होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। अच्छा ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आपने ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी को फाइंड करना है तो आप जो है वो इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखोगे तो आप कह सकते हैं कि ये वाली क्रिप्टो जो है वो ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी है। जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग ऑपरेशन। लॉन्ग स्टैंडिंग ऑपरेशन का मतलब है कि उसका यूज केस क्या है, उसकी जो फर्म है, कंपनी, वो किस चीज के ऊपर काम कर रही है कि जिससे पता चले कि वो इसके लॉन्ग टर्म ये चलेगा। जैसे इथीरियम काम कर रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, मेजर जो उसका यूज केस है, ठीक है ना। उसमें जो बिटकॉइन के अंदर कमियां थी उसको उसने पूरा कॉन्ट्रैक्ट दरियाफ्त करवाया, ठीक है ना। ट्रांजैक्शंस मजीद बेहतर की, बिटकॉइन के अंदर जितनी टाइम लगता था उससे कम टाइम के अंदर जो ट्रांजैक्शन इथीरियम के अंदर हो जाती हैं, कम फीस के अंदर। हाँ, 1 घंटे के अंदर अगर 1 लाख ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के अंदर होती हैं तो यहाँ इथीरियम के अंदर सपोज कर लें कि उससे ज्यादा हो जाती हैं, 2 लाख या 10 लाख के करीब भी हो जाती हैं। ये एक
आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद फाउंडर्स की रेपुटेशन देखी जाती है कि उस फर्म के जो फाउंडर्स हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, वो पहले किस जगह पे काम कर रहे थे, और फिर जो है वो उन्होंने इस चीज़ को क्यों ज़रूरी समझा कि इस चीज़ को हम शुरू करें, ठीक है। उसके बाद उसका इंस्टीट्यूशनल स्टेटस क्या है, कि उसको जो है वो कौन कौन सी फर्म होल्ड करना चाह रही हैं, कौन कौन सी फर्म उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद लार्ज मार्केट कैप, कि उसका मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप से मुराद कि उसके उस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी को हम एक मोहतात अंदाजे के लिए हम कंसिडर करते हैं कि $2 बिलियन की अगर इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट के अंदर है तो हम कहेंगे कि ये ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी के लिए फॉल करता है, ठीक है। $2 बिलियन अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट आई हुई है तो हम उसको बोलेंगे कि ये लार्ज मार्केट कैप है और ये ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी में आता है। उसके बाद उसकी हायर लिक्विडिटी होगी, यानी कि उसको आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता होगा। जब भी चाहें उसको बेचने जाएंगे तो आपका ऑर्डर वहां पर पेंडिंग नहीं जाएगा, वो वहां पर फौरन फिल होना चाहिए। यानी कि आप बेचने जाएं तो उसी वक्त कोई ना कोई खरीदार मौजूद होना चाहिए। जब आप खरीदने जाएं तो वहां कोई ना कोई बेचने वाला मौजूद होना चाहिए, ताकि आपको आसानी से उसकी रसाई हो, उस तक रसाई हो, ठीक है। इसको कहते हैं हायर लिक्विडिटी। लोअर वॉलेटिलिटी, लोअर वॉलेटिलिटी मतलब उसका जो अप एंड डाउन है वो कम होगा, इस तरह से नहीं होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। लोअर वॉलेटिलिटी होगी उसके अंदर, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जा रहा होगा वो। यहां तक समझ लगी आप लोगों को? आगे जाकर हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो आनी है जिसके अंदर हमने ये सारे पॉइंट्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करना है, कि कैसे पता चलेगा उसके ऑपरेशंस का, फाउंडर्स का, इंस्टीट्यूशनल स्टेटस का, मार्केट कैप का, लिक्विडिटी वॉलेटिलिटी का, हमें कैसे पता चलेगा। इसको हमने बहुत डिटेल के साथ, पूरा एक दिन लगना है इसके ऊपर, हमने डिस्कशन करनी है। क्रिप्टो फंडामेंटल्स जब हमने पढ़ने हैं तो उसके अंदर हमने पूरा एक लेक्चर इसी चीज़ के ऊपर होना है, ठीक है। अभी सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट लेने के लिए, इसको अपना एक बेस बनाने के लिए इसकी उस हद तक जो अंडरस्टैंडिंग अपनी करनी है इसके साथ। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, कोई भी चीज़ है उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहले हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो इसका फायदा है वो है ट्रांसपेरेंसी। All records of payments are transparent and store on ledger, but user data remains private. आप जितनी भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपने 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन की है, वो वहां पर नजर आ रही होगी, लेकिन ये नहीं नजर आ रहा होगा कि अहमद ने अली को बेचे हैं। वहां पर किसी का भी नाम, पता, मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस कुछ भी नहीं आ रहा होगा। सिर्फ ये नजर आएगा कि 2 करोड़ यहाँ से यहाँ पे चले गए हैं, 4 करोड़ यहाँ से वहां चले गए हैं, 6 करोड़ यहाँ से यहाँ आ गए, बस। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस नजर आएंगी, पेमेंट्स नजर आएंगे, लेकिन उस बंदे का नाम नहीं नजर आएगा, उस बंदे के फादर का नाम नहीं नजर आएगा। अमूमी तौर पर हमारे जो बैंक्स हैं, जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर नाम नजर आ रहा होता है, क्योंकि हमारी केवाईसी की होती है उस बैंक ने। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानो या अपने क्लाइंट को जानो, ठीक है। तो उसके लिए वो आपसे आईडी कार्ड लेते हैं, आपके घर का एड्रेस होता है, अपने के घर का बिल भी लेते होते थे पहले, लेकिन अब शायद वो नहीं लेते। फिर आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं या आपका कोई कारोबार है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें इकट्ठी करके फिर आपका अकाउंट खोला जाता है। वो इसीलिए खोला जाता है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करो, उसमें अगर कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी है या बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट के अंदर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसको फिर आप ट्रैक कर सकें। अब एकदम से अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 अरब रुपया आ जाए, एफबीआर वाले, एफआईए वाले आपके पीछे पीछे होंगे कि ये क्यों आए आपके अकाउंट में। वो आपसे पहले पूछेंगे, भेजने वाले को बाद में पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को टेंशन नहीं होती, इसमें आप लोगों के पास देखने को तो सारी पेमेंट्स नजर आ रही होती है कि यहाँ से वहां गई है, लेकिन किसने किसको भेजी है, क्यों भेजी है, इससे किसी को सरोकार नहीं होता, ना ही कोई यहाँ पर आकर पूछगिछ कर सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड है ना ये। डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। जब हम बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, मैंने अली को ट्रांजैक्शन करनी है तो मेरी ट्रांजैक्शन पहले बैंक के पास जाएगी, बैंक अप्रूव करेगा तो अली के पास जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होगी, थर्ड पार्टी मौजूद है। उसके बाद सेकंड आ जाता है एडवांटेजेस में, फ्रीडम टू मेक पेमेंट्स।
नो थर्ड पार्टी पे एनीवेयर एनी टाइम। आपको किसी भी थर्ड पार्टी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अब आपने यहाँ पाकिस्तान से दुबई में किसी को पैसे भेजने ना, तो आप अपने बैंक से नहीं भेज सकते, डायरेक्टली आप अपने बैंक से नहीं भेज सकते। वेस्टर्न यूनियन जाना पड़ेगा, कोई और वे इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर ही आप भेज सकते हैं। आपने यहाँ से अमेरिका पैसे भेजने हैं, नहीं भेज सकते ऑनलाइन बैंक के थ्रू। भेज सकते हैं, मसले आएंगे, आपको बैंक सवाल करेगा आपसे। लेकिन क्रिप्टो के अंदर जहां आप दुनिया के जिस मर्जी बंदे को जिस मर्जी कोने में बैठा हुआ है उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। पे एनीवेयर एनी टाइम, किसी भी वक्त आप पैसे भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं। बैंक्स 9 से 5 बजे तक खुले हैं बस। उसके बाद आप बैठे रहो, इंतजार करो अगले दिन के खुलने का, फिर ही आप जो है उसके अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बेसिकली जो बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट था 2009 के अंदर, जब उसका वाइट पेपर इशू हुआ था, तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि उसमें से जो थर्ड पार्टी है ना, वो निकाल दिया जाए, उस बंदे को, बैंक को निकाल दिया जाए, क्योंकि वो जो है वो रुकावट बनती है किसी ना किसी मामले के अंदर। जिस तरह पेमेंट आपने करनी है, कोई बड़ी ट्रांजैक्शन है, 2 करोड़ की आपने ट्रांजैक्शन करनी है, आपकी एप्लीकेशन आपको अलाउ नहीं करेगी, उसके अंदर 2.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख की या 5 लाख या एंड 10 लाख की लिमिट होगी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की। लेकिन यहाँ पर आप जितनी बड़ी अमाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उसकी। आपने एक दिन के अंदर 1 अरब रुपया विड्रॉ करवाना है बैंक से, आपको वो बैंक देगा ही नहीं। हालांकि आपने अगर उसको 10 अरब डिपॉजिट किया है ना, वो रख लेंगे आपका, लेकिन निकलवाने जाओगे तो वो नहीं निकाल के देंगे। वो 100 बहाने करेंगे, 100 सवालात करेंगे, हालांकि पैसे आपके हैं, आपने उनको दिए। लेकिन जब आप विड्रॉ करने जाएंगे तो आपको मसले खड़े हो जाएंगे। कोई भी बैंक आपको इतनी अमाउंट नहीं निकाल के देगा। वो बोलेगा आप पहले बता देते हमें, हम मंगवा लेते, या हमें टाइम दें, 1 हफ्ते बाद आ जाए, 2 दिन बाद आ जाए, या कल आ जाए। नहीं, ऐसे मामला जो है वो यहाँ पर नहीं होते। जितनी बड़ी अमाउंट हो, जहां मर्जी आपने बेचनी हो, किसी भी वक्त आप बेच सकते हैं। यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी नहीं मौजूद। यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है वो अपने बंदे को बेच सकते हैं, जिसको भी आपने बेचना हो। उसके बाद थर्ड पे है सिक्योर एंड इन योर कंट्रोल। आपके फंड्स आपके कंट्रोल में होते हैं, और ब्लॉकचेन के ऊपर वो सिक्योर होते हैं। ब्लॉकचेन के ऊपर तकरीबन हैक करना उस चीज को ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि ब्लॉकचेन को, जब मैंने पहले बताया कि माइनिंग करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर कोई लाखों कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जो कि उसकी माइनिंग कर रहे हैं। अब हैकर ने अगर उस नेटवर्क को जैम करना है या नेटवर्क के अंदर कोई चीज चेंज करनी है, तो तकरीबन उसको 50% से ज्यादा कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा। अब एक कंप्यूटर 10 कंप्यूटर्स को हैक करना तो पॉसिबल होता है, लेकिन लाखों कंप्यूटर्स की तादाद को हैक करना एक ही वक्त के अंदर वो थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर कहा जाता है कि ब्लॉकचेन ऑलमोस्ट नॉट हैकेबल है। उसके बाद आपने जो भी फंड्स रखे होते हैं अपने वॉलेट के अंदर, वो आपके पास होते हैं। मैं एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा, मैं डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की बात कर रहा हूँ, जैसे मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, हार्डवेयर वॉलेट होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन वो मलकियत आपको तभी मिलती है जब आपके पास उसकी प्राइवेट की होती है। जैसे आपके घर की रजिस्ट्री आपकी उस घर की मलकियत को जाहिर करती है, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के अंदर जो है वो आपकी प्राइवेट की आपकी उस रजिस्ट्री का काम कर रही होती है। कि उस प्राइवेट की को आप अगर इस्तेमाल करोगे तो आप ट्रांजैक्शंस भी कर पाओगे, और आप अपने फंड्स को अपने पास रख भी पाओगे। इवन दो कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, आपका मोबाइल खो जाता है, आपके पास अगर प्राइवेट की है, तो आप दूसरे किसी मोबाइल के अंदर उस वॉलेट को डाउनलोड करो, प्राइवेट की लगाओ, सारे फंड्स वापस आ जाएंगे आपके पास। ये वॉलेट की 12 फ्रेजेस की भी होती है, 24 फ्रेजेस की भी होती है। इसको आप याद भी कर सकते हैं, लिख कर अपने पास रख भी सकते हैं। लो फीस ऑन ट्रांजेक्शन, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। बैंक्स के अंदर आप जितनी बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन करते हैं, आपकी फीस बढ़ जाती है। 1000 रुपए की ट्रांजैक्शन करनी है, अगर 1 रुपया लग रहा है, तो सपोज कर लो 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन करनी है, तो आपके कितने पैसे लग जाएंगे। जो फाइलर है उनकी तो ट्रांजेक्शन कम लगती है फीस, जो नॉन फाइलर है उनकी तो ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा लगता है। अब तो एटीएम में भी अगर आप 50,000 से ज्यादा की अमाउंट निकालते हो तो आपके पैसे कटते हैं। मेरे ख्याल से 1 लाख के ऊपर 500 रुपया कट रहा है शायद, ऐसे ही है ना। तो बैंक्स में ये चीजें बड़ी फेस करने को मिलती हैं हमें। जितनी ज्यादा हमारी ट्रांजैक्शन वाली अमाउंट होती है, उतनी ज्यादा फीस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एडवांटेज ये है कि आपने 1 लाख बेचना है या 1 करोड़ बेचना है या 1 अरब बेचना है, TRC 20 यूज कर रहे हैं तो आपका $1 ही लगेगा।
ERC20 यूज कर रहे हैं तो उसकी भी परसेंटेज के अंदर कुछ $4 से $5 लगेंगे आज के मुताबिक। BEP20 के थ्रू करते हैं तो आपके वो जितने मर्जी अमाउंट हो जाए वो $0.8 लगेंगे BSC नेटवर्क से, जिसको हम बाइनांस स्मार्ट चेन वाला नेटवर्क कहते हैं। तो इसमें लो फीस ऑन ट्रांजेक्शन, ये भी हमारे पास एक सहूलत है। उसके बाद नंबर 5 है फास्ट ट्रांजेक्शन। उसमें जो भी चीज़ हमने भेजनी है, पैसा भेजना है ना, वो बहुत जल्दी ट्रांजेक्शन हो जाती है उसकी। आपने 1 करोड़ 2 करोड़ भेजना है तो वो उसी वक्त विद इन मिनट्स। अब तो कुछ ऐसे भी आ चुके हैं प्रोजेक्ट्स के जो सेकंड्स के अंदर आपकी ट्रांजेक्शन्स कर देते हैं। तो यहाँ फास्ट ट्रांजेक्शन देखने को मिलती है। अब बैंक के थ्रू अगर आपने एक ही दिन के अंदर 1 करोड़ रुपया भेजना हो तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और टाइम टेकिंग होता है, घंटा 2 घंटे या एक दिन भी लग सकता है अप्रूवल मिलने में, वो सारा कुछ करने में बैंक को। छोटी मोटी ट्रांजेक्शन लाख 10 लाख की तो हो जाती है, लेकिन जब आप करोड़ों के अंदर जाओगे तो उनके अंदर डिलेज आना शुरू हो जाएगा। फास्ट ट्रांजेक्शन्स का प्रॉब्लम वहां पे होना शुरू हो जाएगा कि वो ट्रांजेक्शन स्लो होंगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत स्पीड से हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर नंबर 6 है नो टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन। सम कंट्रीज आर मेकिंग रूल्स ऑन इट टू हेल्प टू ग्रो इकोनॉमी। जैसे इंडिया ने जो है वो उसको लीगलाइज किया है और ऑलमोस्ट 35% टैक्स जो है वो कलेक्ट करते हैं इस चीज के ऊपर कि ताकि उनकी इकोनॉमी जो है ग्रो कर सके। इस तरह बहुत से और भी ममालिक हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया है, लेकिन कुछ ममालिक हैं कि जिन्होंने इसके ऊपर कोई भी रूल नहीं बनाया हुआ। कोई रूल नहीं बनाया होता इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है, इसका कोई रूल नहीं है, रूल नहीं है तो इसके ऊपर हम कोई भी टैक्स नहीं दे रहे। अब ये ग्रे लिस्ट में है, इसके ऊपर ना तो कोई इलीगल का बना है कि ये इलीगल है, ना ही लीगल है, इसके ऊपर कोई भी कानून नहीं अभी बना। मोस्ट प्रोबेबल इसके ऊपर वर्किंग चल रही है, मोस्ट प्रोबेबल ये लीगल भी हो जाए क्रिप्टो करेंसी। पाकिस्तान के अंदर कोई समझदार बंदा अगर कोई आ जाता है, इस टेक्नोलॉजी को समझने वाला बंदा आ जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पर जब चीज बहुत अरूज पे चली जाती है और दूसरे कंट्रीज जो हैं वो उसको छोड़ चुके होते हैं उस टेक्नोलॉजी को, पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी तब आ रही होती है। हम बहुत पीछे चल रहे होते हैं। लेकिन कुछ सुनने में आया है कि इसके ऊपर वर्किंग जो है वो हो रही है कि क्रिप्टो करेंसी को जो यहाँ पर लीगल किया जाएगा अगर दूसरे हालात जो हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं तो। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन इसमें भी मोस्टली अगर देखा जाए तो डिसएडवांटेजेस सिर्फ उसके लिए होंगे जो बंदा इसकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं लेता, इसको सीखता नहीं है, उसके लिए ये डिसएडवांटेजेस फॉल करते हैं। जिसने सीखा होता है उसको इस डिसएडवांटेजेस की इतनी फिक्र नहीं होती, ना ही वो ऐसी गलतियां करता है कि जिससे उसको ये फेस करने पड़े। क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था, अब सॉल्व हो चुका हुआ है, काफी हद तक सॉल्व हो चुका है। और मजीद इसके ऊपर जो है वो वर्किंग हो रही है, वो है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब कि एक ही वक्त के अंदर बहुत ज्यादा लोगों ने अगर ट्रांजैक्शन करनी है तो ट्रांजैक्शन करते हुए उसकी टाइम जब कम हो जाता है, ट्रांजैक्शन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फीस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इथीरियम के अंदर जब वो प्रूफ ऑफ वर्क में था तकरीबन 2020 के अंदर, तो एक एक ट्रांजैक्शन को करने के लिए एक एक $100 भी पे करना पड़ता था। बेशक आपने $1 की ट्रांजैक्शन करनी हो तो भी आपको $100 पे करने पड़ते थे। लेकिन उन्होंने फिर प्रूफ ऑफ स्टेक पर गए हैं, अपनी मजीद उसको बेहतर किया है, तो उसमें अब काफ़ी टाइम भी कम हो गया है और अब उसकी ट्रांजैक्शन फ़ी जो है वो भी $2 से $3 तक $5 तक आ गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। एक ये इशू है, लेकिन इसको भी काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व कर लिया गया है स्केलेबिलिटी के इश्यूज को। लेकिन अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर ये अगर जिनके अंदर इशू आ रहा है वो भी इसके ऊपर काम करके उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो है साइबर सिक्योरिटी का। अब साइबर सिक्योरिटी का इशू देखें तो वो आपके क्रिप्टो करेंसी का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, वो आपका अपना डिसएडवांटेज है कि आपकी अपनी डिवाइस कंप्रोमाइज हो जाए। आपके मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप के अंदर बहुत से ऐसे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि ये दराज का कूपन है, आपको बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, अमेजोन का डिस्काउंट है, इस पर क्लिक करें तो आपको $10 मिल जाएंगे। ऐसी स्कीम्स चल रही होती है ना, वो बेसिकली फिशिंग होती है, वो एक हैकिंग टेक्निक होती है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो आपकी डिवाइस कंप्रोमाइज हो जाती है। आइंदा आप लोगों ने कोशिश करनी है कैसे किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक ना करें, इवन दो के पिक्चर भी शेयर की जाती है ना आपको, तो उसके अंदर भी जैसा जस्ट आपने इस पिक्चर पे क्लिक करना होता है तो आपकी डिवाइस कंप्रोमाइज हो जाती है। तो इसलिए अननोन पर्सन से, गैर कोई, समझ लें कि आपको बगैर कोई समझ लें कि इलीगल लग रहा हो कि यार ये
हटके है, रूटीन से हटके कोई पिक्चर आ रही है, रूटीन से हटके बात हो रही है, और रूटीन से हटके कोई लिंक मुझे भेज दिया इसने, तो आपने उसके ऊपर नहीं क्लिक करना, जिस चीज़ को आप नहीं जानते। मैसेंजर के अंदर जो है बहुत से लोगों को ये मसला देखने को मिला था कि वहां पर पिक्चर शेयर होती थी, लोग क्लिक करते थे तो उनकी वो फेसबुक आईडी हैक हो जाती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आपने अवॉइड करनी है कि आपने किसी भी ऐसे लिंक को नहीं क्लिक करना कि जिसको आप नहीं जानते। ठीक है, कोई अननोन लिंक है, आपको लगता है कि यार ये ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर क्लिक ही ना करो। उस बंदे से डायरेक्ट पूछ लो कि ये लिंक क्यों सेंड किया है, इसमें क्या चीज़ है, मुझे वैसे बता दो। ठीक है, तो इससे भी आप बच सकते हैं। उसके बाद नंबर थर्ड है इसका वॉलेटिलिटी का, प्राइस वॉलेटिलिटी। डिसएडवांटेज जो क्रिप्टो करेंसी का है वो है प्राइस वॉलेटिलिटी, कि इसमें जो प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर एंड नीचे होती हैं। द वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइन चेंज सिग्निफिकेंटली। इसकी मैं एक आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि चंद मिनटों के अंदर जो है बिटकॉइन की प्राइस 34,690 के करीब थी, और वहां से ऊपर चली गई है 34,916 डॉलर के करीब। तकरीबन 200 से 300 डॉलर का डिफरेंस जो है वो चंद मिनटों में इसके अंदर आ गया। अब ये जो है वो प्राइस वॉलेटिलिटी इसको बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये 24 आवर का जो चेंज है इसमें 0.43% है। 0.43%, जो कि बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 आ जाता है रेगुलेटरी कंसर्न। बहुत से मुल्कों के अंदर ये रेगुलेट नहीं हुआ वहां पर इसकी कुछ मुल्कों के अंदर तो क्रिप्टो करेंसी को बैन भी किया हुआ है, इलीगल किया हुआ है कि आपने इसके ऊपर काम नहीं करना। कुछ मुल्कों ने इसको पार्शली इलीगल किया हुआ है कि आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अपने अपने जो है वो उन्होंने इसके रेगुलेटरी कंसर्न्स भी होते हैं। उसके बाद नंबर 5 है नो प्रोटेक्शन इन केस ऑफ लॉस। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि बैंक के अंदर अगर आपने गलत ट्रांजैक्शन कर दी है ना, आपने पैसे मुझे भेजने थे किसी और को भेज दिए हैं, तो आप अपनी बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके बोलेंगे कि मैंने गलती से ना किसी और को पैसे भेज दिए हैं, तो काइंडली उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर दें। और विद इन मंथ या विद इन वीक जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन रिवर्स होके आ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने किसी को गलती से कोई पैसा भेज दिया है वो वापस नहीं आएगा, या गलत एड्रेस पर भेज दिया तो वापस नहीं आएगा। एक बार जो काम हो गया है वो रिवर्स नहीं होता इसके अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, अभी तक हमने जो है कुछ चीज़ें जो पढ़ ली उसको मैं रिवाइज कर दूं। कोर्स का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमारा उस वेबसाइट को कैसे ऑपरेट करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि कैसे आपने इस कोर्स को लाइव क्लासेस लेनी है, और उसके बाद कैसे आपने दोबारा से रिवाइज करना है, जो क्लास हो चुकी होगी उसका लेक्चर वहाँ पे अपलोड होता है। उसके बाद आप लोगों को बेसिक कोर्स के अंदर हमने ये भी पढ़ा दिया कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज बिटकॉइन, व्हाट आर अल्ट कॉइन्स, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड व्हाई वी शुड अडॉप्ट क्रिप्टो। ये हमने बेसिक कोर्स आप लोगों को जो दिया था उसके अंदर आपने इसको देख लिया है। जिन्होंने नहीं देखा वो आज इसको देख लें। ठीक है, मैंने कल भी बोला था, हो सकता है कुछ लोगों ने ना देखा हो, तो वो इसको देख लें, क्योंकि ये चीज़ें अब रिवाइज नहीं होनी, क्योंकि हमने आगे बढ़ना है। उसके बाद आज हमने पढ़ा है व्हाई क्रिप्टो करेंसीज हैव वैल्यू, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज। अभी इस लेक्चर के बाद में आप लोगों को तकरीबन 3 घंटे की एक वीडियो है, उसके अंदर चैप्टर्स बनाए हुए हैं, मैं आप लोगों को कंप्लीट तरीका बता देता हूँ। और वो वीडियो देने का मकसद ये है कि इसमें हम अपना टाइम थोड़ा सा और कम कर लें, कि यही चीज़ें जो मैंने कल आपको 2 घंटों में समझानी है आज शाम को, क्योंकि कोई क्लास नहीं होनी है 8 से 9 बजे तक, तो आप इन चीज़ों को उस 8 से 9 बजे वाली क्लास के अंदर बैठ के यहाँ पर इसको कवर अप कर लें, कि जिसके अंदर आपको P2P ट्रेडिंग कुछ लोगों को आता भी होगा,
स्पॉट ट्रेडिंग भी आती होगी, उसकी लिमिट्स को यूज करना भी आता होगा। फिर ट्रांसफर्स कैसे करते हैं फंड्स को सेंट्रलाइज एक्सचेंज से वॉलेट में, और फिर वॉलेट से सेंट्रलाइज एक्सचेंज में। फिर आप कैसे जो है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, और वॉलेट से कैसे जो है उस ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो उसके अंदर हमने बड़ी डिटेल के अंदर समझाई हुई हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियो है। आप उसको इस लेक्चर के बाद एक तो आज वाला लेक्चर रिवाइज कर लें, उसके बाद इन सभी चीजों को देख लें। कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर इन सभी चीजों के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। इस चीज में अगर कुछ चीज को आपकी समझ नहीं लगी, आप चाहते हैं कि सर इसको दोबारा से रिवाइज करवा दें, दोबारा बता दें, या इस चीज के दौरान किसी एक जगह पे आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, वो आप मुझे बताएं, तो कल आपको दोबारा से उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे। उसमें क्या होगा कि हमने जो 2 घंटे में ये सारा काम करना है, 15 से 20 मिनट की डिस्कशन के अंदर आप लोगों को जो कंफ्यूजन आ रही होगी वो हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, और मजीद आगे का जो टाइम होगा उसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ लेंगे। ठीक है? ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कि वो कौन सी वीडियो और कैसे आपने देखनी है, वो आपके LMS पर ही अपलोड हो जाएगी। ठीक है, जस्ट 2 मिनट दीजिएगा मुझे। 2 मिनट की खामोशी दे दें तो मेहरबानी है आप लोगों की। यहाँ पर देखिए, जब जब अपना कोर्स ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्रिप्टो थ्योरी का एक सेक्शन है। ठीक है, उसके नीचे क्रिप्टो थ्योरी बी पार्ट, इसके ऊपर अपना ऊपर अपनी क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ये तकरीबन 3 घंटे 20 मिनट की है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा कि पूरी वीडियो को हम देखें और वो कौन सी चीज़ कहाँ पर है, वो ज़रा डिफिकल्ट होगा। आपने यहाँ यूट्यूब पर क्लिक कर देना, यूट्यूब का जो लोगो है साइड पर, नीचे वाली साइड पर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब पर चले जाएंगे। मैं ग्रुप के अंदर भी लिंक सेपरेटली शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आप आ जाएं, या यहाँ वीडियो जब प्ले होगी, डिस्क्रिप्शन में आप आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे सारे चैप्टर्स। इस तरह हाउ टू क्रिएट बाइनांस अकाउंट, हाउ टू वेरीफाई बाइनांस अकाउंट। उसके बाद नीचे आ जाएं तो हाउ टू डिपॉजिटिंग बाइनांस फ्रॉम अदर एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद हाउ टू सेंड क्रिप्टो करेंसी टू अदर बाइनांस यूजर्स। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग है, बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग लिमिट्स है, स्पॉट ट्रेडिंग ऑर्डर बुक है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप ये सारी चीजें यहाँ से देख सकते हैं। इसमें मैंने प्रैक्टिकल कर करके साथ साथ आपको समझाया कि कहाँ से आपने ये लिमिट्स, स्पॉट लिमिट्स को यूज करना है। ठीक है,
इसमें सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं। आप 3 घंटे 20 मिनट की वीडियो है, एक बार भी अगर इसको देख लेंगे ना तो सारी समझ आ जानी। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। ये देखने में लगेगा कि 3 घंटे 20 मिनट है, मैं कैसे इस चीज को देखूंगा। नहीं, ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो कवर कर दी है एक ही वीडियो के अंदर। अगर मैं इसको बारी बारी करके समझाऊंगा यहाँ पर, तो इन सभी चीजों को कवर करने के लिए तकरीबन तकरीबन जो है ना वो 6 से 7 घंटे लगेंगे। ठीक है, यहाँ बैठ कर, क्योंकि बारी बारी चीजें समझाना, फिर उसमें ब्रेक्स लेना। अब इस जो वीडियो मैंने 3 घंटे 20 मिनट की बनाई है, ये तकरीबन टोटल 7 से 8 घंटे की वीडियो है, जिसके अंदर मल्टीपल ब्रेक्स थी, मल्टीपल मिस्टेक्स थी, जिनको ठीक किया और उसके बाद हमने इसको पब्लिश किया। ठीक है ना। तो इस चीज को आप यहाँ से एक बार देख लें। देखने के बाद कल को जब आपके क्वेश्चन होंगे इसी में से, उसके ऊपर हम बहस कर लेंगे। आपको कंफ्यूजन है, आपको समझ नहीं आई, कोई पॉइंट आपको ऐसा लगा कि जिसको दोबारा से रिपीट करना चाहिए, हम दोबारा से उसको लाइव करके, इससे ये होगा कि जो हमारे क्रिप्टो थ्योरी के 3 दिन लगने हैं वो हमारे 2 दिन हो जाएंगे, हमें एक दिन बच जाएगा। इससे फर्क ये पड़ेगा। और एक दिन जो है वो हमारे कोर्स में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। एक दिन बच जाएगा, उसमें हम आगे एक और दिन जो है वो प्रैक्टिस से ज्यादा कर पाएंगे इस चीज की। ठीक है। आप लोगों ने आज शाम को वैसे भी फ्री रहना है सारा दिन, तो आप आज के लेक्चर को रिवाइज करने के बाद इस चीज के ऊपर आ जाएं। 7 बजे 8 बजे बैठें, रात 10 साढ़े 10 बजे तक आपको इसको कवर कर लेंगे। जो अगर रह जाए घंटा 1.5 घंटे का, वो सुबह 10 बजे बैठें, दोपहर 12 बजे तक कवर हो जाएगा। साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएं, लिखते जाएं। जिस चीज की समझ नहीं आई उस चीज को लिख लें कि ये वाला टाइम है, इसके आगे ये चीज पढ़ाई थी, इसके अंदर इस चीज की समझ नहीं लगी, उसको लिख लें। कल आते ही हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, आप लोगों को बारी बारी जो जो भी सवालात होंगे वो सारे जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है। बस ये तकरीबन समझ लें कि एक वीडियो जो रिकॉर्डेड है, इसके बाद सारी चीजें हमारी लाइव ही होंगी, प्रैक्टिकल ही होंगी, साथ साथ आपको करके यहाँ दिखाया जाएगा। अच्छा चलें, अब आज के टॉपिक, आज के लेक्चर में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। फिजिकल वाले पहले पूछ लें, उसके बाद जो है वो ऑनलाइन वाले पूछेंगे। माइक दो उनको। ये वाला भी और वो भी, वायरलेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये आपने बताया था कि जो बिटकॉइन है इसकी माइनिंग होती है। जी जी। तो सर ये जो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं इनकी भी माइनिंग होती है सबकी, या सिर्फ बिटकॉइन की है? नहीं, बिटकॉइन के अलावा और भी होते हैं, लेकिन उनके यूज के सब प्रूफ ऑफ वर्क पे बहुत से जो कॉइन है ना वो खत्म हो गए हैं। जैसे पहले इथीरियम को भी हम ग्राफिक कार्ड से माइन कर सकते थे, अब उन्होंने प्रूफ ऑफ स्टेक पर चले गए हैं। वो प्रूफ ऑफ स्टेक मीन्स कि आपने इथीरियम के टोकन को ही वहां पर स्टेक कर देना है, रखवा देना है, और वही आपके जो इथीरियम के टोकन होंगे वो ही वहां पर एज अ ग्राफिक कार्ड काम कर रहे होंगे, और वो दूसरी ट्रांजेक्शन को वहां पर अप्रूव कर रहे होंगे। और ठीक। जो आपके अगर जितने ज्यादा इथीरियम होंगे आपके पास, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपके वो टोकन उसको अप्रूव करें ट्रांजैक्शन की, और ज्यादा रिवार्ड हासिल करें, सर जिसको एक हम और कहते चीज। हैं ट्रांजैक्शन फीस। जी जी सर। अच्छा सर, आपने कहा जो इथीरियम है इसकी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, तो सर फिर इसकी जो प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है? क्योंकि वो तो अनलिमिटेड आ रहा है ना, पीछे सप्लाई उसकी जो लिमिट इसकी कोई नहीं है। मैक्सिमम सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, जो इस वक्त सर्कुलेट कर रही है वो फिलहाल लिमिटेड है। लेकिन जो सर्कुलेट सप्लाई है उसमें वो विद द टाइम वो ऐड करते रहते हैं थोड़े तो थोड़े सर चीजें। उसको नंबर्स में भी मेंशन कर सकते हैं, या कितने नंबर्स चल रहे हैं उसके, या नंबर हर फिगर जो है? नंबर जो है वो आए दिन चेंज हो जाते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ भी बता देता हूँ कि इस वक्त जो है वो कितने चल रहे हैं। coinmarketcap.com, इसको यूज करना हम डिटेल से सीखेंगे। अभी जस्ट आपको समझाने के लिए जो है यहाँ पर ला रहा हूँ। यहाँ देख रहे हैं, नजर आ रहा है ये वाली साइड में, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये साइड पर आपको नजर आ रहा होगा सर्कुलेटिंग सप्लाई जी सर। 120 मिलियन है। टोटल सप्लाई भी फिलहाल इतनी ही है। यहाँ मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिट है, इन्फानाइट है, सही होगा। यानी कि अनलिमिटेड है इस वक्त।
जब उनका दिल करता है तो वो थोड़ी सी सप्लाई इशू कर देते हैं, जब उनका दिल करता है थोड़ी सी सप्लाई इशू कर देते हैं, इनको सर्कुलेटिंग सप्लाई में वो फेंक देते हैं। ठीक हो गया सर। एक और छोटा सा सवाल है। जी जी आपने कहा जी कि जो इसकी ट्रांजैक्शन होती है सर, ये इसका नहीं पता होता ना किसी को भी, जी जी लेकिन सर जो एक्सचेंज है या ब्रोकर है उसके पास तो हमारा डाटा होता है ना। जी जी बिल्कुल। तो सर अगर ये पाकिस्तान में लीगलाइज होता है तो वो एक्सचेंज से डाटा ले सकते हैं सारा हमारा? देखें, एक्सचेंज की भी अपनी पॉलिसीज होती हैं। अभी तक तो ऐसा कोई सीन नहीं देखने को मिला कि कोई एक्सचेंज जो अपना क्लाइंट का डेटा जो है वो दे किसी भी गवर्नमेंट लेवल के बंदे को, और एक्सचेंज भी वहां पर नहीं जाती कि जहां पर इस तरह से उनको डील किया जाए। उनकी प्रायोरिटी होती है कि हमसे टैक्स ले लें, हम आपकी कंट्री में आ जाते हैं, हम अब आप अपने कानून बता दें, हम उस कानून के मुताबिक अपनी एक्सचेंज को जो है वो बना देते हैं। जैसे बाइनांस यूएस, बना यूएस के लिए है, बाइनांस टीआर जो है वो तुर्की के लिए है, ठीक है ना। इस तरह उन्होंने उसकी डोमेन ही अलग कर दी है ऑपरेट करने के लिए। लेकिन यूजर का डाटा बिल्कुल एक्सचेंज दे सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिला। लेकिन जितने भी बड़े बड़ी फर्म्स है ना, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज को नहीं यूज करती ट्रांजेक्शन के लिए, वो डायरेक्ट डिसेंट्रलाइज वॉलेट से ही काम करती हैं। ठीक होगा, शुक्रिया। जी जी, माइक आ रहा है आपके पास। सर जैसे कि आपने बताया कि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, तो सर इससे कैसे पता चलेगा सर किसी ने अगर पैसे इलीगल भेजे हैं, अगर उनका रिकॉर्ड शायद गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो सर ये रिकॉर्ड तो नहीं है सर, तो ये कैसे पता चलेगा किसी ने इलीगल भेजे हैं या कुछ ऐसे भेजे, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हाँ हैं। जी सर। क्रिप्टो करेंसी में जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो आपकी या तो बिल्कुल ही लीगल है या फिर वो बिल्कुल ही इलीगल है, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा चोरी का है ये किसी को भी नहीं पता। ठीक है। सर ये बिटकॉइन 21 दिन तक लिमिटेड है, इसके बाद ये बंद हो जाएगा, ये फिर ये चलता रहेगा? नहीं नहीं, बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा, लेकिन इसकी डिमांड के अंदर इजाफा होता जाएगा दिन ब दिन। अब एक चीज की तादाद अगर 20,000 है, तो 20,000 की 20,000 अगर लोगों ने खरीद ली है ना, अब एक मिसाल है, आप 20 लोग हो, एक एक चीज सभी को दे दी है और उसकी तादाद सिर्फ 20 ही थी, तो अब 21वां बंदा अगर उसको खरीदना चाह रहा होगा ना, तो वो बोलेगा कि मैं इतने पैसे की खरीदना चाहता हूँ। अब 20 में से कोई भी बंदे को अगर वो प्राइस ठीक लगती है तो वो बेच, वरना वो 20 के 20 तय कर रहे हैं कि हमने ये चीज इतने की बेचनी है या इतनी एवरेज प्राइस है हमारी, वो फिर उनकी अपनी डिमांड होगी। अब जैसे अब गाड़ी खरीदनी होती है तो गाड़ी बेचने वाले की डिमांड होती है, और अब खरीदने वाला भी क्या होता है कि मैं इतने तक खरीद सकता हूँ, तो दरमियान में आके कहीं पैचअप हो जाता है और फिर वो सेलिंग हो जाती है। इसी तरह फिर बाद में भी ये चीज चलती रहेगी। सर जैसे आपने कहा कि ये प्राइवेट की, जी जी हाँ ऊपर सर क्लिक। आपने कहा प्राइवेट की, अगर एक में तो अगर ट्रस्ट वॉलेट में हमारा स्पॉट या कोई कॉइन पड़े हुए हैं और अगर हमें वो निकालने हैं वो, लेकिन अगर कंट्री में वो क्रिप्टो करेंसी अगर बैन हो तो हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कंट्री में क्रिप्टो करेंसी बैन होने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर एक्सचेंज को वो बैन कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी नहीं बैन हो सकती, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी एक बंदे के हाथ में नहीं है ये चीज, ये पूरी दुनिया के लोग चला रहे हैं इसको। ट्रस्ट वॉलेट में पड़ी हुई है, उससे आप किसी और बंदे को बेच के उसको बोलो मुझे कैश दे दो। जैसे अगर आपने मुझे देनी है, मुझे खरीदनी है क्रिप्टो करेंसी, मैं आपको बोलूंगा कि यार मुझे अपनी क्रिप्टो करेंसी दे दो, ये लो मेरे से पाकिस्तानी रुपीज ले लो। सर वो जो अमाउंट आएगी वो तो आप पाकिस्तान में आएगी किसी अकाउंट में, जैसे जो उस कंट्री में तो बैन तो होगी। वो तो मैंने अपने बैंक से आपको बैंक में करनी है ना, पाकिस्तानी बैंक मेरा है, पाकिस्तानी बैंक आपका है। अच्छा, मेरी कोई रुकावट नहीं है, रुकावट अमाउंट सेफ है। अमाउंट से। थैंक यू। माइक इधर भी दीजिए। सर और ये जो बिटकॉइन की जो मैक्स सप्लाई है जो कंप्लीट होने वाली है, मतलब इन केस अगर हो जाती है तो उसके बाद क्या इसकी सप्लाई इंक्रीज करेंगे या फिर नहीं, उतनी ही इसकी रहेगी? नहीं इंक्रीज हो सकती। हो ही नहीं सकती नहीं या हो सकती, माइनस? नहीं हो सकती। मैक्सिमम सप्लाई उतनी है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती इसकी सप्लाई। सर ये ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने बताया, तो हमें सिर्फ ब्लू चिप में ही रह के काम करना है या अदर करेंसीज में भी हम काम कर सकते हैं? और इसके अलावा और कौन सी इकसाम है इसकी ब्लू चिप के अलावा? ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज की जो ये फॉर्म है, ये ब्लू चिप स्टॉक से जो है ना दरियाफ्त की गई है, कि जिस तरह ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं कि उन्होंने जाना ही ऊपर है, और लॉन्गर टर्म में भी आप देखेंगे तो ऊपर जाते हैं, जैसे एप्पल है, टेस्ला है, फेसबुक के जो मेटा के स्टॉक्स हैं, वो लॉन्गर टर्म में आप देखोगे तो वो ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। तो इसी तरह लॉन्गर टर्म में अगर आप देखोगे ना, बिटकॉइन, इथीरियम, एक्सआरपी है, इस तरह के जो कार्डानो है, वो लॉन्गर टर्म में ऊपर ही है।
वो दोबारा अपनी इनिशियल प्राइस से नीचे नहीं आए, वो ऊपर ही हैं और ऊपर ही मुसलसल जाते हैं, अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन ओवरऑल जो डायरेक्शन आप देखोगे ना उनकी 10 साल की 5 साल की, वो बुलिश ही है। तो उससे हम कहते हैं कि ये ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज हैं। जो नए यूजर्स होते हैं, नए ट्रेडर्स होते हैं, उनको यही रिकमेंड किया जाता है कि आप ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ही रह के काम करें, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट रेशो कम है तो वो रिस्क रेशो भी कम है। सर जो नए कॉइन्स जिस तरह आते हैं वो बहुत ज्यादा उसमें पंप डंप होता है, तो वो ब्लू चिप में नहीं आते? नहीं, ब्लू चिप में नहीं आते वो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होती है, और उनकी लिक्विडिटी भी कम होती है। बाज दफा आप उसको खरीद तो आसानी से पाते हो, लेकिन जब आप बेचने जाते हो, जब उसकी प्राइस ऊपर गई होती है तो बिक ही नहीं रहा होता, क्योंकि उस वक्त वो खरीदार नहीं होता वहां पर। तो प्राइसेस उसकी नीचे आ जाती है, फिर आपका बिकता है, और ओवरऑल जो प्रॉफिट की रेशो होती है वो कम होती है। यानी कि हमने अपना फोकस जो है वो ब्लू चिप पे ही रखना है। स्टार्ट है आपका तो अपने इसी पे रखना है, आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते जाएंगे। सही। तो ये जो करेंसीज में पंप डंप ज्यादा होता है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लू चिप की कैटेगरी में आ जाती हैं, या आपको जो मखसूस हैं वो ही रहते हैं? नहीं, जो ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज हैं वो डेफिनेटली उनका जो मोस्ट पहला जो हमारा फोकस होता है कि कितना मार्केट कैप उसके अंदर है। हम्म। फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है मार्केट कैप होती है। जैसे अभी बिटकॉइन के अंदर जो है वो $677 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। जी। इसी तरह आप देखोगे तो तकरीबन टॉप 50 के अंदर, टॉप 20 के अंदर जो है वो $2 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट चल रही है। मतलब टॉप 20 25 जो है वो सारे ब्लू चिप के अंदर आते हैं कि उसके बाद भी हैं, सारे नहीं या होंगे, टॉप 100 है? सारे नहीं होंगे। मैंने पहले भी बताया कि 6 से 7 पैरामीटर हैं जिनको हमने देखना होता है। फाउंडर्स की रेपुटेशन है, उसकी वॉलेटिलिटी है, उसकी लिक्विडिटी है, उसके बाद उसका यूज केस देखना होता है, इंस्टीट्यूशनल स्टेटस देखना होता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल अगर आप कहोगे मार्केट के आपके लिहाज से, तो वो टॉप 20 टॉप 25 में ही आते हैं जो $2 बिलियन से ऊपर की होती है, क्योंकि उनके अंदर आप देखोगे तो 24 आवर की जो मूवमेंट है वो 1%, 2%, 3% होगी। जैसे आप देख रहे हो 24 आवर, यहाँ 3% है, 0.09% मूवमेंट आई है। अवालांस के अंदर 1.6% आया है। इसी तरह ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इनके अंदर वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। सही। ये जो आपने फॉर्मूले, ये जो पॉइंट्स बताए हैं ब्लू चिप के, यही फॉरेक्स पे भी लागू होंगे? मतलब जो हमने इसमें टॉप 25 कॉइन्स हैं, ऐसे ही जैसे टॉप 25 फॉरेक्स में जिस तरह आपने बताया कि एप्पल है या जिस स्टॉक्स टेस्ला है, हैं। स्टॉक्स, तो सेम जिस तरह इसके आपने जिस तरह लॉन्ग ऑपरेशन, फाउंडर रेपुटेशन, तो ये भी सेम पॉइंट्स उस पर भी अप्लाई होंगे? स्टॉक्स में सेम अप्लाई ये भी होते हैं, लेकिन इसके बाद कंपनी की भी वक्त देखी जाती है कि कंपनी किस चीज़ के ऊपर काम कर रही है और आने वाले वक्त के अंदर उनकी क्या प्रोजेक्शंस हैं कि हम किस चीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं। जैसे टेस्ला जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, उसी तरह एप्पल को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो देखा जाता है कि वो आने वाले वक्त में क्या कुछ नया करने वाले हैं, और पास्ट के अंदर अगर उन्होंने इस तरह की बातें बोली थी तो क्या उनको उन्होंने पूरा किया था कि नहीं पूरा था। स्टॉक्स के लिए पूरा एक रिसर्च पेपर वर्क अलग होता है, क्रिप्टो सही। करेंसी के लिए अलग होता है। सही। मतलब ये वो मतलब जो हायरली जो हमारे ऑपरेशंस उसके जो स्टॉक्स हैं वो भी बेसिकली उसके फंडामेंटल्स तो सेम ही है ना? फंडामेंटल्स तो सेम ही, बेसिक फंडामेंटल्स सभी के सेम होते हैं। उसके बाद इंडिविजुअली कंपनी की आपने देखनी है रेपुटेशन, तो कंपनी के बैकग्राउंड को स्टडी करने के लिए आपको कंपनी की फिर हिस्ट्री को जानना ज्यादा जरूरी तो होता है। उनके जो हमारे जो टॉप के हैं जिनमें हमने रह के काम करना है उसको हम ब्लू चिप ही कहेंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी के लिए नाम है ब्लू चिप? नहीं नहीं, ये ब्लू चिप स्टॉक्स के लिए भी होता है। गूगल पे भी लिखेंगे ना तो आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, ब्लू चिप स्टॉक्स की, जिनकी बहुत ज्यादा वर्थ है और कंसिस्टेंटली राइजिंग है। 10 साल के अंदर वो ऊपर ही गई है, 10 साल का मैप नीचे को नहीं है। थैंक यू। नहीं, ये 100% एक्यूरेट नहीं होता। आपको आगे चल के बताएंगे भी कि कहाँ से आप ज्यादा अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट डाटा कहाँ से ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। एक तो वाइट पेपर आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इसको एक्सप्लेन कर दें। और दूसरा ये जो स्पोर्ट और फ्यूचर ट्रेडिंग हम बाइनांस में ये वीडियो से करेंगे जिसका आपने अभी लिंक बताया है, तो इसमें जो लिमिट्स और फ्यूचर ट्रेडिंग में जो अप्लाई होंगी वो सिर्फ बाइनांस में अप्लाई होंगी, या बाकी सारी जो एक्सचेंज है उसमें भी यही अप्लाई होंगी? बाकी सारी एक्सचेंजेस में भी यही अप्लाई हो रही होती है मोस्टली। कॉन्सेप्ट सभी का सेम ही चल रहा होता है, लेकिन वहां पर उन्होंने नाम चेंज किया होता है। ठीक है ना, नाम थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे लेकिन होगा कॉन्सेप्ट सिमिलर, वही सेम ही। दूसरा क्वेश्चन कौन कौन सा था? सर वाइट पेपर आपने इस्तेमाल किया था। वाइट पेपर उसका एक समझ लें कि एक तरह का एक समझ लें कि वो उसका एक प्रोजेक्ट के बारे में एक
प्रूफ होता है, या उसको समझ लें कि वो एक उसकी थ्योरी होती है कि यार मेरे पास ये चीज़ है, आइडिया होता है, समझ लो बिजनेस आइडिया कह लें आप, कि मेरे पास ये आइडिया है, इस चीज़ को मैं शुरू करने वाला हूँ, तो मुझे जो है वो इन्वेस्टर्स चाहिए। जिस तरह इथीरियम ने 2014 के अंदर अपना वाइट पेपर इशू किया था और इनिशियल कॉइन ऑफरिंग की थी, कि जिसके अंदर उसने ये बताया था कि मैं जो है इथीरियम को लॉन्च करने वाला हूँ, जिसकी ये बुनियाद है, और ये जो मसले बिटकॉइन के अंदर आ रहे थे उसको मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। तो आओ, जो मेरे पास पहले आएंगे उनको मैं बहुत ही कम पैसों के अंदर जो है ना वो एक एक टोकन दे दूंगा, ठीक है ना। तो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग करने के लिए उसको व्हाइट पेपर बनाया जाता है, और उस व्हाइट पेपर के ऊपर फिर उस पूरे प्रोजेक्ट का पूरा रोड मैप लिखा होता है कि ये किस क्यों बनाया गया है, इसमें कौन सी चीजें हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं, आगे चलकर ये क्या फायदा दे सकता है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, और लोगों को क्यों इसकी तरफ आना चाहिए। उसके अंदर पूरा एक प्लान होता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पूरे फाउंडेशन, पूरे उस फर्म की जो बुनियाद है उसकी वाइट पेपर होती है, और वाइट पेपर जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आपने जानना है। लेकिन व्हाइट पेपर बहुत से नए टोकन भी जो आते हैं वो भी अपना इशू करते हैं, लेकिन बाद में उसके ऊपर साबित कदम नहीं रहते, वो उस व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते, इसलिए उसकी इतनी ज्यादा फिर वैल्यू नहीं रह जाती जो नए कॉइन्स होते हैं उनके लिए व्हाइट पेपर की। लेकिन इथीरियम का व्हाइट पेपर, बिटकॉइन का व्हाइट पेपर जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो सर ये कंपनी खुद इशू करती है या इनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है जो इसको अप्रूव करता है व्हाइट पेपर? नहीं, उनकी कंपनी के तो पहले बंदे ने खुद ही करना होता है, फिर उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जो कि उसका ऑडिट करती हैं, जो उसको वेरीफाई करती हैं कि हाँ जो इन्होंने बातें की क्या वाकई ऐसा है कि नहीं है, उसको हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। जब हमने क्रिप्टो फंडामेंटल्स पढ़ने हैं तो उसके अंदर हम इसको डिटेल के अंदर भी डिस्कस करेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट होती है, उसमें उसके कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाता है, उसकी कोडिंग को देखा जाता है, उसकी सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई जो उन्होंने बताई है क्या वाकई उतनी है, या उसमें कुछ राज रखे हैं उन्होंने, लूप होल रखे हैं कि वो बाद में इसको चेंज कर सकें, इस तरह के मामला तो नहीं है। वो थर्ड पार्टी जो है उसको फिर वेरीफाई करती है कि हाँ कि क्या वाकई ये ट्रू है, या इसमें कोई फ्रॉड वगैरह वाला सीन है कि नहीं है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जिस तरह आपने बताया कि हम जिस भी कंपनी में शेयर बाय करते हैं तो हम इस कंपनी का फंडामेंटल वगैरह स्टडी करते हैं। तो सर सप्लाई डिमांड के अलावा अगर हम कॉइन की देखें तो इसका मेन फंडामेंटल क्या है? सप्लाई डिमांड को साइड पे रखें तो इसके अलावा इसका कोई फंडामेंटल है ताकि हम चेक करें इन्वेस्टमेंट के हवाले से कॉइन में, किसी भी कॉइन? उसका यूज देखे ना, अब दुनिया में कोई भी चीज है वो क्यों बनाई जाती है कि सर इंसानियत के लिए वो आसान हो, आसानी के लिए बनाई जाती है ना, यस सर, कि यार यस ये सर। चीज बनाने, जैसे मोबाइल बनाया गया है, पहले इतना बड़ा मोबाइल था वो पॉकेट में भी नहीं था आता, अब इसको छोटा करते 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 इतना छोटा हो गया कि इसके अंदर कंप्यूटर भी फिट कर दिया है, कैलकुलेटर, कैमरा, मल्टीपल डिवाइसेस फिट करके इसको एक डिवाइस बना दिया गया है। कंप्यूटर भी इसी में है, कैमरा भी आसानी के लिए बनाया गया ना ये। तो सबसे पहले ये देखिए जा रहा है या कौन सी ऐसी नई चीज है कि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान करेगी। अब बिटकॉइन का अगर मेजर केस देखें तो पीयर टू पीयर भी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन के दरमियान अमल दखल नहीं करेगी, हम डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मुझे पैसे भेजने हैं तो मैं डायरेक्ट भेजूंगा। इसने क्या किया, इसने थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट खत्म किया। उसके बाद इथीरियम आया, इथीरियम ने जो इसमें लूप होल्स थे, स्लो ट्रांजैक्शन थी, कम ट्रांजैक्शंस होती थी, या जो मामला थे उसको ऐड किया, और एक नया फीचर दे आपको आया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, के अंदर दूसरे प्लेटफॉर्म्स को इनवाइट किया कि आओ हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ। हम आपको जो है वो एक ओपन सोर्स डेवलपमेंट का ऑफर करते हैं कि आप जब यहाँ आए, कोडिंग हमारे पास अवेलेबल है, उसमें चेंजेस करें और आप अपना प्रोजेक्ट बना लें, अपनी नी फर्म बना लें। जैसे आप स्टाम्प पेपर देखते हो ना, पाकिस्तान के अंदर एक स्टाम्प पेपर चलता है जिसके ऊपर आप बयान हल्फी देते हो, कोई भी लेन देन करना हो तो आप करते हैं। इसी तरह इथीरियम ने भी वही स्टाम्प पेपर, डिजिटल स्टाम्प पेपर जो ऑफर करवाया था, कि जिसके अंदर जो है वो कोई भी दो पार्टीज का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो उसके ऊपर आप कर सकते हैं। बेसिकली जितने भी प्रोजेक्ट्स इथीरियम की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि मालिक ने एक कंडीशंस रख दी हैं कि ये कंडीशंस हैं, इनके ऊपर अगर कोई खरीदारी करना चाहता है तो खरीद ले, बेचना चाहता है तो मैं खरीद लूँ, उसकी इतनी फीस लगेगी, इतनी फीस में से इतनी जो फीस जो है वो टोकन बर्न हो जाएंगे, इतनी सप्लाई बच जाएगी, इतनी सप्लाई मजीद आ जाएगी, वो सारी कंडीशंस उस स्टाम्प के ऊपर लिखी होती हैं। फिर मजीद जो टोकन है उसने मजीद इसको जो है वो इजी किया, मजीद इम्प्रूव किया। जिस तरह XRP ने बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया, ट्रांजैक्शंस को बड़ा ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया। फिर सोलाना आया, सोलाना ने मजीद इथीरियम से भी ज़्यादा स्पीड निकाली, इथीरियम से भी ज़्यादा जो है वो अच्छे काम किए। इसी तरह जो है वो इनकी वैल्यू बढ़ती गई है। तो यही चीज़ जो है वो उनके यूज़ केस जो है बेसिकली इसकी डिमांड की बहुत ज़्यादा वजह होती है कि इसकी प्राइस जो है बढ़ी इसलिए। सर जिस तरह मार्केट में बहुत, सर आपने बताया कि ज्यादातर ट्रांजैक्शन इथीरियम पे होते हैं, तो सर इसका क्यों इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन इथीरियम ब्लॉकचेन इथीरियम पे होते हैं, इसका क्या वजह है? अगर कंपेयर किया जाए ना दूसरी ब्लॉकचेन से,
तो उनकी हिस्ट्री गवाह है कि जब भी उनके ऊपर एक हद से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई है ना, तो वो जैम हो गया था, ठीक है ना। और दूसरी बात कि वो तकरीबन उसमें कभी कभार ऐसे भी लूप होल आए हैं कि वो उनका पूरा का पूरा नेटवर्क ही बैठ गया, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन होती नहीं थी, जैसे कि किसी ने हैक कर लिया हो। उनमें हैकिंग के भी अटैक्स हुए हैं, लेकिन इथीरियम के अंदर और बिटकॉइन के अंदर ये चीज़ देखने को नहीं मिली। इनकी हिस्ट्री भी अगर आप देखोगे ना, तो इनके अंदर ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिली। सर और सर हम जितने भी नेटवर्क देखते यूट्यूबर वगैरह, ये सब बताते हैं कि आपने TRC-20 को यूज करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेटवर्क है सर, क्यों हर कोई TRC-20 को प्रेफर करता है? TRC-20 में आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करोगे ना, $10 है या $1,00,000 है, उसने $1 चार्ज करना है आपसे बस। इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, इसकी ट्रांजैक्शन जो है वो दूसरी की निस्बत भी फास्ट है। और सर अगर अगर हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब स्कल्पिंग वगैरह करनी है कॉइन्स में, तो सर आपने बताया कि हमने बड़े कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है वगैरह। और सर अगर जितने भी मतलब लोग ज्यादातर पैसे बनाते हैं तो वो छोटे कॉइन से बनाते हैं, इस तरह मतलब जितने भी न्यू कॉइन्स मार्केट में आते हैं और इसकी प्राइसेस भी कम होती है, तो अगर आपके पास छोटा इन्वेस्टमेंट भी होता है तो आप इससे अच्छे पैसे बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसके बारे में पहले सीखना तो पड़ेगा ना आपको। अब स्कैल्पिंग क्या होती है, या कई लोगों को नहीं पता, जो आपने लफ्ज बोला है आपको पता है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता इस चीज़ का। छोटे कॉइन्स भी आप क्यों इन्वेस्टमेंट करोगे, हो सकता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट करो वो नीचे चला जाए, जीरो हो जाए, फिर उसमें रिस्क भी उतना है, रिवॉर्ड भी उतना है। इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, जब इसकी हम स्टडी करेंगे फिर। और क्वेश्चन वो माइक पास करें, ये फिजिकल क्वेश्चन खत्म होते हैं तो फिर हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी जो है साथ में पिक करेंगे। सर सभी कॉइन्स की जो ब्लॉकचेन आपने बताया, ये सबकी अलग अलग होती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी की अलग अलग हो। बहुत से पॉपुलर जो प्रोजेक्ट हैं वो भी इथीरियम की ही यूज कर रहे हैं, कुछ TRC-20 की ब्लॉकचेन को यूज कर लेते हैं, कोई बाइनांस की ब्लॉकचेन को यूज कर लेते हैं, जरूरी नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं फिर अपनी ब्लॉकचेन बना लेते हैं। जैसे BNB जो है, ये पहले इथीरियम की ब्लॉकचेन पे था, बाद में इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन डेवलप कर ली, अपना नेटवर्क डेवलप कर लिया इन्होंने। लेकिन सर जो बिटकॉइन है, इसकी अलग से ये ब्लॉकचेन? बिटकॉइन की अपनी ब्लॉकचेन है, वो बिटकॉइन नेटवर्क है इसका। मतलब उस पे कोई और नहीं है, सिर्फ नहीं, बिटकॉइन है सर? सिर्फ बिटकॉइन ही। सही होगा सर। तो सर जो P2P है, वो फंक्शन इसका इथेरियम का है सर? P2P जी सर। सर वो जो P2P में हम परचेज करते हैं, वो डिपॉजिट। बाइनांस की तरफ से एक फीचर है, वो किसी भी ब्लॉकचेन का हिस्सा नहीं है। अच्छा ठीक होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये जो व्हाइट पेपर होता है इसके ऊपर बहुत सारी जो जोर होता है, तो इसको ये बैन किया जाता है या नहीं किया जाता? समझ नहीं लगी मुझे, दोबारा बताइए। सर जो व्हाइट पेपर होता है, जो कॉइन इशू होता है उसका व्हाइट पेपर होता है ना, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, ये इसको बैन किया जाता है या नहीं किया जाता? इलीगल एक्टिविटीज होती हैं इसके अंदर। आपकी आवाज जो है ना वो बैठ जाती है, दोबारा बोलें। बैन किया जाता है, क्या किया जाता है? जी बैन किया जाता है, इलीगल एक्टिविटीज होती है ना, व्हाइट पेपर के अंदर बात बात लिखा होता है इस पर इंटरेस्ट वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, या फिर इलीगल वेबसाइट। इलीगल वेबसाइट के अंदर तो सारी बात है, उसके ऊपर बैन लगेगा। अमी तौर पर कोई भी अपने व्हाइट पेपर के अंदर ये चीज नहीं लिखता कि हमारी वेबसाइट, हमारा जो ये टोकन है ये इलीगल काम के लिए बनाया गया है। कॉइन का असल मकसद था एक ट्रांजेक्शन करना, एक P2 हम्म। एक जगह से दूसरी जगह तक। तो सर वहाँ उस टाइम तक अब तक लोगों ने पैसे कैसे कमाए सर, उससे अर्न कैसे लोगों ने किया? बिटकॉइन दोबारा से था एक जगह से दूसरी जगह तक, जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, यही मकसद था ना बनाने का। तो सर लोगों ने उसे पैसे कैसे बनाए सर बिटकॉइन से? बात देने के लिए उन्होंने जो अल्टरनेटिव करेंसी देनी थी, और उन्होंने अगर वो बिटकॉइन होल्ड देखना है तो डॉलर देंगे आप। उन्होंने वो होल्ड की और वो जब जरूरत पड़ी भाई। डेफिनेटली। थैंक यू। यहाँ देखिए आप, इसके अंदर सबसे पहले यही चीज लिखी हुई है, a purely peer-to-peer version of electronic cash should allow other party without giving through a financial institution. Financial institution means के बैंक एक्शन एक बंदे से दूसरे बंदे के पास जाए, इसलिए इसका बनाने का मकसद है। ये पूरा व्हाइट पेपर जो है आपको मैं सेंड कर देता हूँ, आप सभी लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पर ये पहले पैराग्राफ के अंदर इसकी पूरी समरी लिखी हुई है। Digital signature provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double spending. We purpose a solution to the double spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamp transaction by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof of work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof of work. The longest chain not only serve as proof of the sequence of the event witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU powers. As long as majority of CPU power is controlled by nodes,
that are not cooperating to attack the network. They will generate the longest chain and outpace attackers. The network itself required minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof of work chain as proof of what happened while they were gone. यहाँ पर जो है प्योरली उन्होंने जो भी माइनिंग होती है, कैसे ट्रांजैक्शन होती है, पूरे एक पैराग्राफ के अंदर उन्होंने समझा दिया। डिटेल के अंदर आपने जानना है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कैसे होती है, पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर समझाया गया है। टाइम स्टैम्प्स कैसे चलती हैं, माइनिंग कैसे होती है, नेटवर्क कैसे बनता है, कैसे जो है वो इंसेंटिव्स आपको पैसे मिलते हैं जो माइनिंग होती है उसके ऊपर, रिक्लेमिंग डिस्क स्पेस, वो सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद सिंप्लीफाइड पेमेंट वेरिफिकेशन कैसे होती है यहाँ पर जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर प्राइवेसी को कैसे जो है वो किया जाता है हाइड, वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ट्रेडिशनल का मतलब है कि जो चलती आ रही हैं। ये सारे फार्मूले वगैरह और उसका कोड वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सब क्वेश्चन कर लें, हैंड रेज करें बारी बारी, मैं उनको जो अलाउ कर देता हूँ। या अगर आप लोगों के सेम क्वेश्चन थे और फिजिकल वालों ने कर लिए तो भी बेस्ट है, उनमें तकरीबन सिमिलर क्वेश्चन जो सभी के होते हैं। ये पीसी किसने ज्वाइन किया हुआ? पीसी कौन है? ये क्या अगर रोल नंबर लेके मैं इसको निकाल रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद तनवीर इकबाल, जफर इकबाल है, इन्होंने अपने नाम के अगर रोल नंबर क्यों नहीं लिखा, इनको भी मैं निकाल रहा हूँ। उमर फरियाद कौन है? इन्होंने भी अपने नाम के अगर रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, इनको भी मैं निकाल रहा हूँ। जी नूरुल हसन। सर वो जो आपने कोर्स दिया था क्रिप्टो बेसिक का, उसमें जो था ना एक कोर्स, एक क्लास थी, वो प्रीवियस क्लास की ये शो हो रही थी। प्रीवियस कौन सी क्लास? ये जो रुके एक दफा मैं चेक, ये जो व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसमें व्हाट इज अल्ट कॉइन का बताया हुआ है इन्हें। हाँ, व्हाट आर अल्ट कॉइन्स। हाँ, इसमें ब्लॉक, हालांकि ये क्लास जो है ना व्हाट समझ इज गया मैं, ब्लॉकचेन। वो वीडियो शफलिंग होगी है, मैं वो कर दूंगा उसको अपडेट। सही है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत से लोग अब बाइनेंस मोबाइल पर यूज़ करते हैं, तो कुछ मेरी तरह लैपटॉप पर भी यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट क्या रहता है? मोबाइल में थोड़ी डिफरेंट होती है और लैपटॉप में भी डिफरेंट? नहीं, डिफरेंट नहीं होती, सेम होती है, बस उसके जो ऑप्शंस होते हैं ना वो ऊपर नीचे होते हैं, सेटअप सेम होता है। सही, ठीक है। ठीक है, और ऑनलाइन में से किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें, वरना हम आज का लेक्चर ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने जो है वो बाइनांस का जो मैंने कोर्स आप लोगों को दिया है 3 घंटे 20 मिनट का, उसमें से ज़रूरी चीज़ें जैसे स्पॉट ट्रेडिंग होगी, P2P ट्रेडिंग होगी, है तो पूरा कोर्स ही ज़रूरी कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि बाइनांस के अंदर तकरीबन 10 से ज़्यादा मेथड है कि जिससे आप कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो, और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें फ्री में कमा सकते हो आप। ठीक है, तो आप पूरा कोर्स देख लो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वरना आप ये जरूर देखिए आइएगा P2P ट्रेडिंग कैसे होती है, स्पॉट ट्रेडिंग कैसे होती है, और कैसे जो है उससे फायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर जो है वो हम उसके अंदर जो आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे वो आपने लिखे होने चाहिए, जो लिख के लाएगा उसके ही मैं आंसर करूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे फिर हम उसको रिपीट करने वाली हुई चीज़ रिपीट कर देंगे, वरना हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, कल 2 बजे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।